गब्बर सिंह, गब्बर सिंह। गब्बर सिंह। नवंबर 2016 के नोटबंदी को 8 महीने हो चुके थे। हमारा देश उस तुगलकी फरमान के झटके से बस उभरने की कोशिश कर रहा था। अरे 1 जुलाई 2017 मध्य रात्रि पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन बुलाकर मोदी सरकार बटन दबाकर देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू कर देती है। मकसद था एक जटिल सेंट्रल और स्टेट टैक्स को एक सरल भाषा देना, वन नेशन वन टैक्स का फॉर्मूला लाना, टैक्स चोरी को रोकना, ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ावा देना। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सर इंडिया टाइम्स। दोस्तों, सरकार जैसे चाहे वैसे कर सकती है। सरकार जिस कानून को, जिस स्लॉट को, जिस टैक्स को ढोल नगाड़ों के साथ लाती है और बताती है कि ये पहली आजादी है, दूसरी आजादी, देश को दूसरी आजादी मिल रही है। ऐसे में अगर वो दूसरी आजादी थी तो ये घटाया गया रेट, तो ये कौन सी आजादी है? GST on all individual life insurance policies, whether term life, ULIP or endowment policies, and reinsurance thereof, to make insurance affordable for common man and increase the insurance coverage in the country, and reinsurance thereof to make insurance affordable for the common man and increase the insurance coverage in the country. सरकार कह रही है हमने सुधार कर दिया, विपक्ष कह रहा है सुधार नहीं, सरकार की फजीयत कर दी। सरकार कह रही है कि हमने गरीबों को राहत दे दी, विपक्ष कह रहा है आपने तो पहले ही लूट लिया। राहत किसको दे दी? किसको राहत मिली? आपने 8 साल 2 महीने में, जिस टैक्स को बदलने में 8 साल 2 महीने लग गए और लाखों, कई लाख करोड़ रुपए आपने इकट्ठे कर लिए, गरीब से लेकर अमीर तक एक ही स्लॉट में थे, तो किसको राहत दे रहे हैं आप? कौन सी राहत? जब राहुल गांधी सवाल उठाते थे कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, वहां तक सीमित नहीं है। बड़े बड़े शब्द इसके साथ जोड़े जाते हैं, लेकिन अगर सरल भाषा में है कहूं कि देश के गरीबों के हित के लिए ये व्यवस्था सबसे ज्यादा सार्थक होने वाली है। ये अच्छा एक्सपीरियंस दिया आपने मुझे। ये चाहिए टमाटो केचप चाहिए। ये नहीं चाहिए, ये सर। चलो ये आ गया। और बिस्किट से बस टिल नहीं है। एंड जीएसटी का क्या इफेक्ट पड़ा आप पे? तो आप सारा मुद्दा उठाते हैं, बट आप पे क्या इफेक्ट पड़ा एग्जैक्ट? नहीं है, जो वैट सिस्टम था उससे 4 टाइम्स हम टैक्स दे रहे हैं। हमारे को इतनी ज्यादा वो कॉम्प्लायंसेस हैं उनके कि सारा आधा टाइम तो हमारा रिटर्न्स भरने में ही चला जाता है। अब इस फैसले को जीएसटी काउंसिल का बताकर आप राज्यों के बीच सहमति पर नहीं थोप सकते कि अब सहमति हुई है। अगर राज्यों की काउंसिल को ही फैसला लेना था तो उसके फैसले से पहले लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी इसकी घोषणा नहीं करते। जब भी कहा गया कि जीएसटी ज्यादा है तो काउंसिल पर थोप दिया गया और काउंसिल इससे पहले फैसला ले प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से देश को बता देते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि फैसला उनके हाथ में था। गांधी ही अकेले नेता हैं जिन्होंने इसके खिलाफ लगातार अभियान चलाया और जनता की परेशानी की बात देश के सामने रखी। 4 सितंबर की सुबह ट्विटर के टॉप 3 ट्रेंड में #गब्बर सिंह टैक्स भी था। करीब 8 साल से राहुल गांधी जीएसटी के सरलीकरण की मांग कर रहे हैं। 2016 में जब जीएसटी काउंसिल की बैठकें शुरू हुई तभी राहुल गांधी ने कहा था कि 18% से अधिक जीएसटी नहीं होनी चाहिए, इसी में सबका भला है। राहुल गांधी का यह ट्वीट 18 अक्टूबर 2016 का है, जिसमें लिखते हैं कि 2005 से ही कांग्रेस पार्टी ऐसी जीएसटी चाहती है जो प्रो इंडस्ट्री और प्रो ट्रेड होने के अलावा आम आदमी के लिए नुकसानदायक ना हो। अप्रत्यक्ष जीएसटी गरीब और अमीर दोनों को समान रूप से प्रभावित करती है। मैं जीएसटी काउंसिल से आग्रह करता हूं कि आप रेट को 18% या उससे कम रखिए ताकि गरीबों पर उसका अत्यधिक भार ना पड़े, राहुल गांधी ने लिखा। यह ट्वीट 24 अक्टूबर 2017 का है, जब राहुल गांधी ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स का नाम दिया। लिखा कि कांग्रेस का जीएसटी जेन्युइन सिंपल टैक्स था
और मोदी जी का जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स, ये कमाई मुझे दे दे। 4 सितंबर की सुबह राहुल गांधी के पुराने बयान ट्विटर पर वायरल हैं, जहां वे जीएसटी फैसले को लेकर की गई जल्दबाजी और उसके ऊंचे रेट की निंदा कर रहे हैं। जिस बात के लिए आईटी सेल और गोदी मीडिया ने राहुल गांधी जैसे नेताओं का मजाक उड़ाया, उसी बात को भारत सरकार राहत का नाम दे रही है। गब्बर सिंह टैक्स, मनमोहन सिंह जी ने कहा, चिदम्बरम जी ने उनसे कहा, इसको आप बिना पायलट प्रोजेक्ट मत लागू कीजिए, देश का नुकसान हो जाएगा। जो हमने बनाया है, पूरे देश ने प्यार से, खून पसीने से अर्थव्यवस्था खड़ी की है, नष्ट हो जाएगी। नरेंद्र मोदी कहते नहीं, मैं तो 12 बजे रात को गब्बर सिंह टैक्स लागू करके ही दिखाऊंगा। कर दिया। और हुआ क्या? 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज। क्या 9% जीडीपी ग्रोथ रेट होती थी, आज 4% पे पहुंच गए हैं। और वो भी उन्होंने जीडीपी नापने का तरीका बदला, जीडीपी नापने का तरीका बदल दिया। तो अगर आप हमारे तरीके से, पुराने तरीके से जीडीपी नापो, तो आज 2.5% जीडीपी ग्रोथ रेट है हिंदुस्तान का। भाई और बहनों, हिंदुस्तान के सब दुश्मन, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मगर हिंदुस्तान के सब दुश्मन चाहते हैं और चाहते थे कि हिंदुस्तान की शक्ति, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट की जाए। और वो काम दुश्मनों ने नहीं किया, वो काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया। और गलत जीएसटी ये कानून नहीं है, ये हथियार है। ये गरीबों को चोट पहुंचाने के, छोटे बिजनेस वालों को, स्मॉल और मीडियम वाले बिजनेस वालों को चोट पहुंचाने के हथियार है। और इनका लक्ष्य हिंदुस्तान के अरबपतियों का फायदा करवाना, और जो आपका है, छोटे दुकानदारों का है, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों का है, वो उनसे छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों को दिलवाने का है। 50% के टैरिफ के एक हफ्ते के भीतर यह घोषणा क्यों कर दी गई? भारत में खरीदार नहीं, यह बात सब जानते हैं। पहले से कम कमाई, सैलरी नहीं बढ़ने और टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते जाने से जनता के पास कुछ बचा नहीं है। इस राहत से भी कितना फायदा दिखेगा आप तुरंत दावे नहीं कर सकते। बचत एक दिन में नहीं बनती, कई साल लगते हैं। आपने तो कई साल की बचत को उड़ा दिया, टैक्स लगा लगा कर अब राहत देने की बात कर रहे हैं। इसलिए अमेरिका जो माल नहीं जाएगा या दूसरे देशों में नहीं जाएगा, उसे खरीदने की ताकत जनता में नहीं है। यह बात कोई जानता है और स्वीकार कर रहा है। इससे जो आर्थिक नुकसान होगा टैरिफ से, सरकार चाहती है कि उसकी भरपाई अपने मार्केट से हो, लेकिन लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं। उसे खरीदने के लिए भारत की जनता के हाथों में पैसे देने होंगे। हालांकि पेंसिल और कॉपी तो अमेरिका निर्यात नहीं की जा रही थी, लेकिन इनके दाम कम होंगे तभी तो लोगों के हाथ में 2 पैसे आएंगे। अगर तक की परीक्षा के फॉर्म भरने पर भी जीएसटी अलग से लगाई गई, छात्रों के लिए फॉर्म भरना महंगा हुआ। इस तरह से लोगों की जेब से जहां जहां से पैसे निकल सकते थे, टैक्स लेने के बाद जीएसटी के कारण निकाले जाने लगे। जी काउंसिल की 56वीं बैठक ने 5%, 12%, 18% और 28% के अलग अलग स्लैब हटाकर 5% और 18% के 2 मुख्य स्लैब की घोषणा कर दी है। इनके अलावा 40% का एक और स्लैब है सिन गुड्स या लग्जरी आइटम के लिए। तो सरकार राहुल गांधी को ट्रोल करती थी, उसके प्रवक्ता राहुल गांधी को पप्पू कहकर चिढ़ाते थे, उसको कहते थे इसको जानकारी नहीं है। तो अब क्या कहेंगे, अब कौन है उसके लिए जिम्मेदार? हाँ, सरकार ने एक बात बहुत जरूर बढ़िया कही है कि हमने ऑनलाइन गेम पर 28% टैक्स कर दिया, इससे युवाओं में सुधार हो जाएगा। गजब का तर्क है, बिल्कुल बहुत बढ़िया तर्क है कि 28% में युवा नहीं खेल पाएंगे। सरकार कहती है हमने टैक्स कम कर दिया, दुकानदार कहते हैं बाबूजी आप कुछ भी कम कर लीजिए, हमें तो फिर भी उतने पेपर कम देने हैं।
सरकार कहती है कि हमने दूध दही इस पर घटा दिया। क्या आप जानते हैं कि इस देश में दूध पर भी टैक्स था, जो डेनमार्क में नहीं है, जो कनाडा में नहीं है? क्या आप जानते हैं कि आटे पर टैक्स लगता था, आपकी दही पर टैक्स लगता था, आपके नमक पर टैक्स लगता था? हालांकि अब वो हटा दिया है, परंतु पहले लगता था। क्या आपको पता है कि इस देश के किसान अन्नदाता के जो इक्विपमेंट है ट्रैक्टर के और उस पर 28% टैक्स था, अब घटाकर वो 18% किया है। 18 ही क्यों किया है, इस पर भी किसान नेता चीख रहे। खैर, उनकी अलग बात है, परंतु आखिर अब ऐसा क्या हुआ कि सरकार को अपना स्लॉट चेंज करना पड़ गया? दरअसल अभी आरएसएस की काउंसलिंग की बैठक थी, उसमें मुरली मनोहर जोशी ने एक मुद्दा उठा दिया कि इस देश में गरीबी और अमीरी के बीच में बहुत बड़ी खाई आ गई है, और उनके अनुसार 65% संसाधनों पर, देश के 65% संसाधनों पर 10%, यानी अगर 140 करोड़ की जनसंख्या है हमारे देश की, तो केवल 1,40 लाख लोगों का उन पर कब्जा है 65% पर। 35वें पूरा देश है। तो उसको देखकर, और बिहार का चुनाव आने वाला है, बिहार के चुनाव को देखकर सरकार के वैसी पांव फूले हुए, हाथ पैर फूले हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए अब नया स्लॉट, और देखिए किस तरह से उसके प्रवक्ता डींगे बघार रहे हैं। आज सुबह जब मैं तमाम अखबार लेके आया हूं, कोई एक दो अखबार नहीं, तमाम अखबार लेके आया हूं, और आज सुबह जब चाय के साथ, चाय की भी जीएसटी अभी 0% पे है, जब वैट था तो वो 6% था, तो चाय की चुस्कियों के साथ जिस चाय का रेट 6% वैट से कम होके 0% जीएसटी पे आज स्थापित हुई है, उस चाय की चुस्की के साथ जब सारे अखबार पढ़े गए तो अखबार की हेडलाइंस आज कमाल के हैं। सबके चेहरे पर मुस्कान लाने वाला हेडलाइन है, जीएसटी रेट्स कम हुए हैं, बाजार 22 सितंबर से, जब से नवरात्र शुरू होगा, बाजार में सस्ते माल अर्थात सभी के लिए हर आइटम एक तरह से सस्ता होने वाला है, और हर वर्ग के लिए खुशखबरी है। एक देश एक टैक्स, महज उसकी उम्र 8 महीने, वो 8 साल 2 महीने। असमानता की पराकाष्ठा यह है कि आज की तारीख में आम आदमी की परचेजिंग पावर खत्म हो चुकी, क्योंकि वो टैक्स के बोझ तले इतना दब चुका है कि हर चीज में वो टैक्स देता चला रहा है। हर चीज, खाने पीने की चीज से लेकर उसके ओढ़ने पहनने की चीज तक, सब में टैक्स दे रहा है। तो उसकी परचेजिंग पावर, उसकी जेब से पैसा खत्म हो गया। जब पैसा जेब से खत्म हुआ, और सरकार की जो आपको पता है अमेरिका ने क्या किया है, सरकार वहां अमेरिका के उसमें टैरिफ में फंसी पड़ी है, तो सरकार ने सोचा कुछ ना कुछ तो अब इस देश में नया कुछ करके दिखाना होगा, तो ये स्लॉट लाया गया। अब 3 स्लॉट में लगेगा 40%, जिसमें लग्जरी आइटम आएंगे, बड़ी गाड़ियां, महंगे मकान, महंगी जो वस्तु होती है वो, और 18% दूसरा स्लॉट होगा, जिसमें रोजमर्रा की ढेरों चीजें हैं वो भी आएंगी, परंतु सरकार का कहना है कि हमने रोजमर्रा की चीजों को, कईयों को तो फ्री कर दिया, दूध को फ्री कर दिया है, दही को फ्री कर दिया है, नमक को फ्री कर दिया, आटे को फ्री कर दिया है, उसके अलावा हल्दी को फ्री कर दिया है, और जो मसाले सब्जियों में खाने में डलते उनको फ्री कर दिया है। परंतु 5% टैक्स आखिर लगा किस किस चीज पर है? 5% लगा है कूलर पर, एसी पर, आपके टीवी पर, आपके घर में जो अप्लायंसेस इस्तेमाल होते हैं उन पर, उसके अलावा जो ये जो कपड़े हैं, जो 1000 से कम वाले कपड़े हैं उन पर, अगर 1000 से ऊपर है तो 18% हो जाएगा, 1000 से नीचे तो 5% होगा। अब आप ये देखिए, सरकार ये सोचती है कि हर व्यक्ति 5 स्टार होटल में रहता है, हर आदमी 1000 रुपए के कमरे को भी सरकार वो मानती है 5 स्टार का होटल। क्या किसी 5 स्टार में 1000 रुपए में होटल में रूम मिल सकता है? नहीं मिल सकता। सरकार कहती है हमने होटल में भी राहत दे दी है, 1000 रुपए तक के कमरे पर केवल 5% टैक्स लगेगा। बड़ी हास्यास्पद बातें हैं ये। इसके अलावा आप राहुल गांधी के कुछ भाषणों का आजकल क्लिप
मार्केट में घूम रही हैं। राहुल गांधी ने अभी आपने देखा दुकानदारों से भी जीएसटी के बारे में बात की। जीएसटी में दुकानदार किस तरह पेश रहा है ये बात की। सरकार कहती है दिवाली का तोहफा है, बिल्कुल हम मान लेते हैं आपका दिवाली का तोहफा, परंतु उन पीछे की 8 दिवालियों का क्या होगा? क्या उन दिवालियों पर लूट चल रही थी इस देश में? क्या अगर ये राहत है तो सरकार माने कि वो लूट थी, और अगर ये राहत नहीं है और वो राहत थी, देश को डुबाने वाला टैक्स था वो गब्बर सिंह टैक्स, तो फिर अब क्यों हटाया गया वो टैक्स? इस पर ममता बनर्जी और नितिन गडकरी ने भी अपने सवाल उठाए और उन्होंने मांग की कि मेडिकल इक्विपमेंट और इंश्योरेंस पर टैक्स कम होना चाहिए। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा था कि जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर 18% जीएसटी अन्याय है, अगर नहीं हटाया गया तो हम सड़कों पर उतर जाएंगे। ममता से पहले अगस्त 2024 में नितिन गडकरी ने भी वित्त मंत्री को पत्र लिखा कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर 18% जीएसटी हटाया जाना चाहिए। तब कहा गया कि मोदी सरकार को कम सीटें मिली हैं, इसलिए सरकार के भीतर बगावत होने वाली है। बाद में चर्चा चलती रही, लेकिन अब जाकर स्वास्थ्य और जीवन बीमा से जीएसटी को पूरी तरह खत्म किया गया है। आपको पता है ये देश सबसे ज्यादा बेरोजगारों का देश है, सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, सबसे ज्यादा भूखमरियों वाला देश है ये। उसके बावजूद इस देश में टैक्स का बोझ इतना है कि जिसका कमाल नहीं, परंतु सरकार टैक्स के उस पर अपनी शान शौकत बढ़ाती है, विस्टा प्रोजेक्ट बनाती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ी खरीदी जाती है, 6 गाड़ियों का काफिला लग्जरी गाड़ियों का पीएम के आगे पीछे घूमता, 8,500 करोड़ का जहाज खरीदा जाता है। क्या आप जानते हैं एक आम आदमी की इनकम क्या है? अगर किसानों की आय 3 प्रदेशों के किसानों की आय अगर पूरे देश के किसानों की आय से निकाल दी जाए, 3 वो कौन कौन से? पंजाब है, हरियाणा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। अगर इस क्षेत्र के किसानों की आय बाकी देश के किसानों की आय में से निकाल देंगे आप, तो आप जानते कितने रुपए महीने पड़ेगी किसान की आय? केवल 8,000 रुपए महीना। 8,000। क्या आप सोच सकते हैं 8,000 में कौन क्या गुजारा कर लेगा? तभी तो किसान आत्महत्या करता है, लोन के बोझ तले दब जाता है वो। आप एक बात मैं एक आंकड़ा और आपको दे देता हूं। आज इस देश में अगर मनरेगा में काम करने वाला एक मजदूर 100 दिन का उसे काम मिलता, हालांकि 100 दिन का काम नहीं मिलता, अगर उसे मिले तो 260 रुपए पर डे मिलेंगे, और अगर उसे कम दिन मिले तो उसकी एवरेज इनकम 200 रुपए पर डे होती है। इन्हीं सब आंकड़ों को अगर जोड़ दिया जाए तो इस देश में हर करीब 85% लोगों की इनकम 8,000 से 20,000 के बीच में है। ये एवरेज इनकम मैं आपको बता रहा हूं। ये इनकम कम होने का कारण है रोजगार, महंगाई और ऊपर से इन टैक्सों की मार। इस टैक्स पर सरकार ने जो अब कदम उठाया है, मैं इस कदम की सराहना भी करता हूं। जो देर आए दुरुस्त आए, परंतु ये सब कुछ नहीं है जब इस देश के नागरिकों की जेब में पैसा ही नहीं होगा। आप उनकी परचेजिंग पावर नहीं बढ़ा सकते, और परचेजिंग पावर काम से बढ़ेगी। सरकार को या तो डायरेक्ट मदद देनी चाहिए देशवासियों को, या सरकार को देशवासियों को, बेरोजगारों को रोजगार देना पड़ेगा, तभी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तभी टैक्स स्लॉट का फायदा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। जब खरीदारी नहीं होगी, आपने जो विदेशों में जो सामान जाने वाला था उसको यहां बेचने के लिए टैक्स कम किया है। बिहार का चुनाव है उसलिए टैक्स कम किया है। पश्चिम बंगाल का चुनाव है इसलिए टैक्स कम किया है। आपने पेट्रोल डीजल पे तो नहीं किया, क्यों नहीं किया? सवाल तो ये भी पूछा जाएगा आपसे, जवाब आपको देना साहब। आप सरकार है और सरकार को ही जवाब देना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।